चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा अंडर राइटिंग चल रहा था। अंडर राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि अंडर राइटर सिंगल है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यदि मोर देन वन है तो क्या होगी। इसके अंदर भी फुल अंडर राइटिंग है तो क्या होगा, पार्शियल अंडर राइटिंग है तो क्या होगा। सेम यहां पर भी देखना था, यदि फुल अंडर राइटिंग है तो क्या होगा और पार्शियल अंडर राइटिंग है तो क्या होगा। अकाउंटिंग एंट्रियां में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क आएगा कैलकुलेटिव पार्ट में, क्योंकि मेरे इस चैप्टर का मोटिव है कि जो अंडर राइटर है जिसके साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, यदि वो क्या जो अंडर राइटर है हाँ अंडर राइटिंग में जो अंडर राइटर है उसकी लायबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, यानी कि अंडर राइटिंग एग्रीमेंट जिस पार्टी के साथ किया है, कंपनी ने जिस पार्टी के साथ किया है, उस पार्टी को यानी कि उस अंडर राइटर को कितने शेयर लेने पड़ेंगे, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, इस लायबिलिटी की कैलकुलेशन आपको इस पूरे चैप्टर में बेसिकली पढ़ने को मिलेगी। और साथ के साथ आपको कुछ यहां पर एंट्रियां भी पढ़ने को मिलेगी। फिर मैंने एक चीज और बताई थी साथ के साथ में कि जब भी पार्शियल अंडर राइटिंग का केस होगा, उस केस के अंदर आपके लिए जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बात को समझो, मैंने क्या बोला, यदि पार्शियल अंडर राइटिंग का केस है तो उस केस के अंदर आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिक ये है कि जैसे मान लो यहां पर है ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को क्या दे दिया, अंडर राइटिंग का दे दिया। ये 10,000 शेयर बेचना चाहती है, इनसे बोला कि ठीक है हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, आप पब्लिक के लिए आप बेचो। ठीक है, पूरे 100% इसने ले लिए। मान लो इसने 8,000 बिकवा दिए, 8,000, लेकिन एप्लीकेशन जो मिले वो मिले थे 9,000 के। एप्लीकेशन कितने मिले, 9,000 के, जिनमें से मार्केट एप्लीकेशन कितने थे बताओ, 8,000। तो अनमार्केट एप्लीकेशन बताओ कितने हो गए, 1,000 के। तो यानी कि यहां पर कंपनी ये मानती है कि हमने पूरे चिंता किसको दे दी, मिस्टर एक्स को। जब पूरी टेंशन इस व्यक्ति को दे दी तो हम ये मानते हैं कि 1,000 जिन पर मार्का नहीं लगा हुआ है वो भी अंडर राइटर ने ही बिकवाए होंगे, क्योंकि मेहनत तो उसी बंदे ने की है। तो यहां पर कंपनी एक्ट बोलता है कि यदि कुछ ऐसे अनमार्क्ड एप्लीकेशन है और फुल अंडर राइटिंग का केस है, तो जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है इसका बेनिफिट किसके अकाउंट में डाल दो, जो अंडर राइटर ने लिया है। क्लियर है। दूसरा केस ये बोलता कि ठीक है 8,000 की टेंशन ले ली, इस व्यक्ति ने कितने की टेंशन ली बताओ, 8,000 की। इसका मतलब ये हुआ 2,000 कंपनी को बेचने पड़ेंगे, ये कंपनी खुद बेचेगी, और वहीं पर 8,000 कौन बेचेगा बताओ, मिस्टर एक्स। अब यहां पर 8,000 मिस्टर एक्स बेच रहा है। अब एप्लीकेशन मिले मान लेते 6,000 के, जिनमें से 5500 जो शेयर थे वो मार्केट एप्लीकेशन थे। तो यहां पर कंपनी बोलती है क्योंकि जो अनमार्क्ड हैं कितने के बताओ, 500, ये यहां पर इसको बेनिफिट नहीं देना है क्योंकि ये कंपनी ने बेचे होंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर पर मार्का नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी बेचे। यानी मैंने आपको उस टाइम पर बताया था अनमार्केट के टाइम पर ऐसे शेयर्स जिन पर मार्का तो लगा हुआ है बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें किसका मार्का है, तो उनको भी हम अनमार्केट मानते थे। और वहीं पर सिमिलर तरीके से बात करें दूसरे की, कि जो एप्लीकेशन मार्क ही नहीं लगा हुआ है
उनको भी हम अल्टीमेटली कंपनी उन अंडरराइटर को बेनिफिट देती है जिन्होंने इसकी टेंशन या चिंता ले रखी थी। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ टेंशन खुद कंपनी ने ली है, कुछ टेंशन किसने लिए बताओ, अंडरराइटर ने लिए। तो यहां जिन जिन पर मार्का नहीं लगा हुआ है, कंपनी यहां पर ये मानेगी कि वो खुद ने बेचे हैं। क्लियर है, अजम्पशन समझ में आती है। इसीलिए यहां पर आपका कंपनी एक्ट बोलता है कि भैया यदि पार्शियल अंडरराइटिंग का केस है तो उस केस में आपके लिए जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन फुल आपका अंडरराइटिंग किया है उस केस के अंदर आपको अनमार्क्ड का भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। चलिए अब मैं वन बाय वन करके आपको एग्जांपल कराता हूं। लिखना स्टार्ट करेंगे हम। एग्जांपल नंबर वन। मैंने चारों के चारों सिनेरियो के आपके कैलकुलेशन का पार्ट पहले ही करवा दिया था इससे पहले क्लास के अंदर, तो आप उस कैलकुलेटिव पार्ट को वहां से देखोगे। ठीक है, अब आप यहां से देखो एग्जांपल। एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एंड अंडरराइटिंग contract made with Mr. X if Mr. X take 100%, if Mr. X take 80%, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 8,000, मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखे मान लो 5,500। कैलकुलेट मिस्टर एक्स लायबिलिटी। मिस्टर एक्स लायबिलिटी, आपको मिस्टर एक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। दो केस दिए मैंने, एक में 100% उसने लिया है, दूसरा उसने पार्शियल है। तो यहां देखो आराम से कैलकुलेशन को, मैं यहां दो केस बना रहा हूं। एक है मेरे पास कितना 100%, एक है मेरे पास 80%। तो देखिए पहले मुझे बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितने की है। ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन दे रखे 10,000 की, इसके लिए भी 10,000, इसके भी 10,000 है ना। इसने ग्रॉस लायबिलिटी उतनी ली है 10,000 की, इसने 80% लिया तो 8,000 की। यहां से बताओ क्या लेस करोगे, यहां से लेस करोगे जो इन्होंने बिकवाया है, लेस करोगे मार्केट एप्लीकेशन क्योंकि इन्होंने बिचवाए हैं। तो मार्केट एप्लीकेशन 5500, यहां भी 5500। अनमार्केट एप्लीकेशन बिके तो यही भी है, यानी पब्लिक ने तो अनमार्केट ही खरीदे हैं, लेकिन वो अनमार्केट हैं क्योंकि टोटल एप्लीकेशन बताओ अनमार्केट निकालो कैसे निकलेगा। अनमार्केट एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन 10,000 है, लेस कर दूं मैं मार्केट एप्लीकेशन, सॉरी टोटल एप्लीकेशन बताओ कितने बेटा 8,000, मार्केट है 5500 के, क्योंकि बिके तो कितने बताओ 8,000, 5500 पर मार्का लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2500 पर मार्कर नहीं है, तो जो मार्का नहीं उसी को क्या बोलते हैं अनमार्क्ड। क्योंकि यह 100% लिया है तो कंपनी बोलती कि इसका बेनिफिट भी उस अंडरराइटर को दे दो क्योंकि पूरी टेंशन उसने ली थी। तो हम लेकर के भी क्या करेंगे, तो 2500 यहां दे दिया। अब समस्या यह है कि भैया इस केस में क्या होगा, बोला इस केस में नील, क्योंकि यहां पर आपको
अंडरराइटर को अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बताओ ये आएगी उसकी नेट लायबिलिटी कितनी, बताओ। यहां 2000 की आएगी और वहां पर इसकी 2500 आएगी। नोट करो उसको फटाफट से। फटाफट से नोट करो इसे। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 1। वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि पार्शियल का केस है, फुल का केस है, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करना। नहीं ऐसा थोड़ा होता, आंख बंद करके थोड़ा ना करना बेटा, आंख बंद करके थोड़ा ना करना है। चले चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। ABC Limited has issued 1 lakh share at the rate 10 each with contract of underwriting RH। एक है A, एक है B, एक है C। इसने लायबिलिटी ले ली मान लो 50,000 की, इसने 40,000, सॉरी इसने 30,000 की, इसने ले ली 20,000 की। ये ग्रॉस लायबिलिटी है, ये ग्रॉस है। इनके लिए मार्केट एप्लीकेशन मिले हैं 25,000, 12, 8। ये मार्केट एप्लीकेशन है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक कितना मिला है बताओ? 50,000 से 60,000 कर लो, 60,000। कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। आपको अंडरराइटर्स की क्या निकालनी है? लायबिलिटी। क्वेश्चन नोट करो एक बार, इसमें देखना आप कैसे करते हो, ठीक है ना। वही चार्ट बनाओगे आप। 3 अंडरराइटर हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर ABC। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखोगे कि आपका जो दे रखा है क्वेश्चन वो आपका पार्शियल अंडरराइटिंग का है या फिर फुल अंडरराइटिंग का है। कंपनी यहां पर इशू करना चाह रही है कितने बताओ? 1 लाख कर रही है, जिसमें से इन्होंने इतनी इतनी टेंशन ली है तो टोटल 1 लाख की है। इसका मतलब फुल अंडरराइटिंग का केस है। ये केस पहले चेक करोगे, पहले ये चेक करोगे कि फुल अंडरराइटिंग का है या पार्शियल अंडरराइटिंग का है, उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ाओगे आप, ठीक है। अब देखो ग्रॉस लायबिलिटी है 50,000, 30,000,
और 20,000। लेस क्या करो बताओ, जो बिक गए, यहां लोगे क्या, सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जो बिक गए वही लोगे। तो मार्क भी पब्लिक ने खरीदे हैं और अनमार्क्ड भी अब पब्लिक ने खरीदे हैं। बस फर्क इतना सा है कि मार्क वाले जो है वो मार्क का लगा हुआ है और जो अनमार्क वो मार्क का नहीं लगा हुआ है। ये खरीदे दोनों ही शेयर पब्लिक ने हैं। जब दोनों ही शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं तो इसका मतलब बिके तो हैं। तो जो बिक गए वो हो गया, जो नहीं बिके वो लेने पड़ेंगे। अंडरराइटर को वही निकाल रहा हूं मैं। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन से डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूं तो 1,00,000 शेयर कंपनी ने बिकवाने की कोशिश की, जिसमें से लोगों ने 60,000 खरीद लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 खरीदना बाकी है। तो 40,000 को बताओ कौन कौन लेगा, ए, बी और सी। किस रेशो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, हाँ या ना। ने बोला कि हाँ लेते तो वही, बल निकालने का तरीका बट ये है, लेते तो वही है बट निकालने का तरीका वही है। लेकिन आप निकालोगे दिक्कत आएगी। जरूरी थोड़ी ना कि मार्केट एप्लीकेशन भी आपकी उसी प्रोपोर्शन में जिसमें आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है, इसलिए वो रेशो काम नहीं करेगा आपका। आप सही कह रहे हो। आप मैं कहूं तो ऐसे कि इनको ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में बांट देना चाहिए, बट ये वहां अजम्पशन बेकार हो जाएगी जहां पर आपके मार्केट एप्लीकेशन का रेशो चेंज होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं होता कि आपके मार्केट एप्लीकेशन उस रेशो में आए जिस रेशो में आपने ग्रॉस लायबिलिटी ली है। ऐसा नहीं होता। किसने प्रोपोर्शन थोड़ा ना, पब्लिक आपके प्रोपोर्शन थोड़ा दिखेगी, ठीक है ना, वो नहीं। चलिए, तो ये आपका जो रेशो अजम्पशन थी ना कि सर ग्रॉस में ना, वो गलत है। चलो, मार्क्ड बोला कि इसने 25 बिकवा दिए, इसने 12 बिकवा दिए, इसने आपके 8 बिकवा दिए, ये 80 नहीं बेटा 8 है, ठीक है, 8 बिकवा दिए। अब अनमार्क बताओ कितने हैं। अनमार्क निकालना बेहद आसान है। बोला बताओ कितना, बोला टोटल एप्लीकेशन आए थे कितने बताओ, 60,000 के। टोटल एप्लीकेशन 60,000 के आए हैं, जिनमें से हमने कितने खरीदे बताओ, 8 20 20 और के 45,000। तो बताओ कितने बच्चे, 15,000। आपका कंपनी एक्ट बोलता है कि जो आपने शेयर अनमार्क्ड है इसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांट दो। तो बांटो फटाफट से, जो भी रेशो आ रहा है बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा 5 3 2 5 3 2 10 1500। तो यहां पर आएगा 7500, यहां आएगा 5,000 और यहां आएगा 2500। क्लियर है। अब आप निकाल लो आराम से, इसको बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। इफ कोई नेगेटिव आया देन एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यही बैलेंस आपका क्या कहलाएगा, नेट लायबिलिटी। यही बैलेंस बताओ क्या कहलाएगा आपका, नेट लायबिलिटी। नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के अंदर बांटना है और उसमें GLR ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में बांटना है, ये आपको याद रखना है। और बाकी जो बचा वो बैलेंस है वो आप देख लोगे, नहीं तो नेट बनेगा वो। चलो बताओ कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है 25 बच्चे, 25 5 17 500 17 13,000 8 10 5 तो 9 500। टोटल देखो ये कितना आना चाहिए, 40,000 आना चाहिए। 15 18 27, हाँ सही है, ये 40 आना चाहिए टोटल इनका, क्योंकि यहां 40 निकल रहा था। क्लियर है। क्या ये एग्जाम्पल भी क्लियर है, ये क्लियर है तो हम आगे और चलेंगे। ये क्लियर है, थोड़ा आगे और चलेंगे। चलिए, अब इसी चीज के अंदर मैं कुछ चीज चेंज कर रहा हूं। देखो क्या, क्वेश्चन यही है। अरे यार हो गया क्या,
ये बैक भी तो हो सकता है ना। हाँ ठीक है। देखो $60,000 ये सेम रखे दो 8,000, लेकिन ये चेंज कर दो आप, ये चेंज कर दो आप, ये कर दो यहां पर कितना 45, 25 और 10। चलो एक क्वेश्चन है, इसको नोट करो एक बार, फिर इसकी लायबिलिटी और निकालेंगे। करो फटाफट करो, क्वेश्चन नोट करो। चलिए देखो, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये चेक करो क्या फुल अंडरराइटिंग का है, पार्शियल का है, क्योंकि अनमार्केड एप्लीकेशन का बेनिफिट उसी पर बेस्ड होता है। तो देखो मेरे पास टोटल ग्रॉस है 45, 25 के 50, 60 या 70। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख में से कंपनी ने ओनली फॉर 70,000 के रेस्पेक्ट में एग्रीमेंट किया है। तो इसका मतलब पार्शियल अंडरराइटिंग है, फुल नहीं है। तो यहां पर मैं अनमार्केट का फिर भी बेनिफिट नहीं दूंगा। तो देखो यही फर्क आएगा इसमें बस। ग्रॉस लायबिलिटी कितना आ रहा बताओ, 45 लिए इसने, 25 और इसने लिए 10,000 की। बताओ लेस में क्या कर दूं यहां से, मार्केट एप्लीकेशन, अनमार्केट एप्लीकेशन करूंगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि यहां पर फुल का नहीं है, पार्शियल का केस है। ठीक है, तो मार्क लेस कर दो 25, 12 और 8, तो यही इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। इसी को बोलेंगे नेट लायबिलिटी। बताओ कितना अपने पास आ रहा है, यहां पर हो गया कितना देखो 20, यहां दो कितना आ रहा बताओ 13, यहां आ रहा 2000। यही आपकी नेट लायबिलिटी है। क्या ये केस समझ में आया? इसको भी नोट करो फटाफट से। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज के लेसन में जितने भी इलस्ट्रेशन है मेरे, जो क्लास एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, ये सारे आज के सेशन में खत्म हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपकी स्टडी मैट जितना भी है और कुछ जो भी वेराइटीज होंगी, कोई नया पॉइंट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी मुझे नोट लगवाना है या जो भी लिखवाना है वो वहीं लिखाएंगे। बाकी मेजर पार्ट आपका यही है। सीएस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, ये आपके लिए यही रिलेवेंट है। सीएलए इंस्टीट्यूट में ये कंटेंट बढ़ जाता है, उनके लिए थोड़ा अलग से और सिनेरियो चेंज होता है। ठीक है ना, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग चली जाती है। चले आगे हम लोग। चलिए अब कुछ बातें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हुआ चलूंगा। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, थर्ड तो अभी हुआ था 4। एबीसी लिमिटेड हैज issued 1 lakh share at 10 each underwriting agreement with A, B and C and other detail RH, other details RH। तो बोलता है यहां अंडरराइटर मार्क्ड एप्लीकेशन, यहां पर है फर्म अंडरराइटिंग।
फर्म अंडर राइटिंग का कंसेप्ट समझा रहा हूं सातवें में। ए बी सी ग्रॉस लायबिलिटी है 50, 30, 20। मार्केट है मेरे पास कितना 30, 20 और 10। 5000, 5000 और 5000 ये इनका है। आगे लिखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 80,000 शेयर। एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग के अलावा कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। अपन को लायबिलिटी निकालनी है अंडर राइटर्स की, वो कैसे निकले वो देखिए। अंडर राइटर क्या निकालनी है लायबिलिटी, जो इस तरीके से होगी। चलिए बेहद आसान है क्वेश्चन। देखिए वही डायग्राम बनेगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एक फर्म अंडर राइटिंग का बस कॉलम जोड़ा है मैंने, वही है थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग, बाकी कुछ है नहीं है। फॉर्मेट वही रखना है आपको, ग्रॉस लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर ए बी सी। ग्रॉस लायबिलिटी है 50, 30 और 20, 100% है। जो बिक गए वो हटा दो, जो बिक गए वो हटा दो, चाहे खुद ने खरीदे हो चाहे किसी और ने खरीदे हो। जो बिक गए, जिसने जितने जितने बिकवा दी वो हटा दो, और बाकी के उनको लेने पड़ेंगे। तो यहां मार्केट एप्लीकेशन, जिन पर एप्लीकेशन अनमार्क, जिन पर मार्कर नहीं था लेकिन बिका था, और फर्म अंडर राइटिंग जो खुद ने खरीद लिए थे, क्योंकि तीनों तरीके शेयर बिके हैं, ये भी बिके हैं, ये भी बिके हैं, ये भी बिके हैं। अब फर्क ये पड़ता है कि कुछ खुद ने लिए, कुछ किस पब्लिक ने लिए हैं। जो पब्लिक ने लिए हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड। जिन पर आपका आइडेंटिफिकेशन है मार्क्ड, जिन पर आइडेंटिफिकेशन नहीं वो अनमार्क्ड, तो वो पब्लिक ने खरीदे हैं। कुछ खुद ने खरीदे हैं, तो बिक कितने गए तो बचे कितने, वही आपकी नेट लायबिलिटी है। ये निकल के आती है बेटा नेट लायबिलिटी। क्या निकल के आती है नेट लायबिलिटी, बट इसको मैं बैलेंस बोलूंगा। अभी क्या बोलूंगा मैं, बैलेंस। सर बैलेंस क्यों बोलते हो, नेट लायबिलिटी है तो। मैंने बोला यदि किसी का नेगेटिव बैलेंस आ गया तो वो भी मुझे एडजस्ट करना होता है, इसलिए इसको मैं बैलेंस बोलता हूं। मैं निकाल के देखूंगा, यदि नेगेटिव आ गया तो बैलेंस बोलूंगा, और नेगेटिव नहीं आया सबके पॉजिटिव है तो उसको मैं नेट लायबिलिटी ही बोल दूंगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बताओ मार्केट एप्लीकेशन कितने हैं, इसके 30,000 आया ना, इसके बताओ कितने 20,000, इसके बताओ कितने 10,000, इसके बताओ फर्म कितनी है, फर्म अंडर राइटिंग 5,000, इसके बताओ कितने फर्म अंडर राइटिंग 5,000, इसके बताओ कितने 5,000। क्लियर है। सर अनमार्क कैसे निकलेगा बताओ, मैंने बोला ना बाबू, बताओ देखो टोटल एप्लीकेशन में से मार्केट एप्लीकेशन हटा दो, हाँ या ना। सर मार्केट, ध्यान रखना इन एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं कितने हुए हैं नहीं बताया क्या, 80,000। इसमें ध्यान रखना ये फर्म अंडर राइटिंग नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो तरीके के हैं, एक मार्क्ड है, दूसरा अनमार्क्ड है। यदि मार्क हटा दो तो क्या निकल कर जाएगा, अनमार्क्ड। तो टोटल है 80,000 के 80,000 मार्क में हटा दिए तो 30 20 50 60, तो बताओ कितना आया, 20,000। कितना है बेटा, 20,000। ये 20,000 अनमार्क्ड है, तो मुझे बताओ ये 20,000 किस में जाएंगे, 20,000 अनमार्क्ड हैं GLR में। किस में जाएंगे बताओ, GLR में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में जाएंगे। तो फटाफट से देखो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो कितना है, वही है अपने पास, तो 5 3 2। तो इसका मतलब कितना, 20 × 10 तो आ गया 2। तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ, यहां आएगा 10,000, यहां आएगा अपने पास कितना बताओ 6,000, और यहां पर आएगा 4,000। अब निकालो किसी का बैलेंस नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है तो बैलेंस कहलाएगा, और सबका पॉजिटिव है तो यही नेट लायबिलिटी बन जाएगा आपका। तो बताओ कितना हुआ 19, ये हो गया 1,000 का, 1,000 का पॉजिटिव है। यहाँ 11 और 20 बताओ कितने हो गए 31, यहाँ पर आ गया 9,000 का। यहाँ बताओ कितना आ रहा है, ये 45 हो गया 5,000 का, 5,000 का। ठीक है, ये बेटा नेट लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस निकलेगा ये तो, क्योंकि बैलेंस तो तब निकलता नेगेटिव होता, पॉजिटिव है सबका। तो इसका मतलब इसी को नाम दे दूंगा मैं, बताओ क्या, इसी का नाम दे दूंगा क्या, इसी का नाम दे दूंगा मैं क्या, नेट लायबिलिटी। ये नेट लायबिलिटी वो है जो पब्लिक ने नहीं लिए थे, आपको लेने पड़ेंगे। जो आपने रखे हुए तो वो तो लेने ही है भैया। मैं सुनो ना, ये वो शेयर आए हैं जो पब्लिक ने नहीं लिए थे, लेकिन कुछ शेयर तो खुद तुम नहीं रख रखे ना, तो ये तो वो भी लेने पड़ेंगे, और एक वो लेने पड़ेंगे जो पब्लिक ने नहीं लिए थे। ये वो थे जो पब्लिक ने नहीं लिए। मैं लिख दूं यहां पर थोड़ा हिंदी में, जो पब्लिक ने नहीं लिए, जो पब्लिक ने नहीं लिए वो लेने पड़ेंगे, प्लस जो आपने लिए हैं, मतलब जो आपने रखे हुए हैं, यानी कि लो जो आपके पास रखे हुए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक सब्सक्राइब, जो आपने खुद बोला नहीं मैं तो ये लूंगा, तो बोला कि एक तो बोलो जो पब्लिक ने नहीं लिए थे, और एक बोलो जो आपको रखने पड़े। मैंने बोला था ना उस दिन, ये वो वाला मान लो एक कंपनी है, 1 लाख शेयर है, 20 शेयर हमने रख लिए, 80 शेयर में लिए, पूरे एग्रीमेंट लाख का हुआ है, लेकिन 20 शेयर मैंने जेब में रख लिए, 80 बोला ये पब्लिक को बेचूंगा, नहीं बिके तो मैं लूंगा। तो ये पब्लिक को बेचे, तो पब्लिक को बेचे तो इनमें से इतने नहीं बिके, तो इतने मुझे लेने पड़ेंगे, और ये मैंने रखे हुए पहले से, तो ये भी मुझे लेने पड़ेंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो जो पब्लिक नहीं लिए वो भी आपको लेने पड़ेंगे, और जो आपके पास रखे हुए हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुई नेट लायबिलिटी। मैं टोटल निकालू मेरे बच्चे, तो मैं वो वाले और ऐड कर दूं जो खुद ने खुद के पास रखे। फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर ने 5,000 की जिम्मेदारी मैंने ली थी, 5 की मैंने ली थी अलग से, 5 की मैंने ली थी। तो टोटल इसको कहते हैं टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितनी है बताओ, इसकी 10,000 की है, क्योंकि 5 तो पब्लिक के थ्रू आए थे और 5 खुद ने लिए थे अलग से। तो 8 5 14, नहीं 9 5 14, ये 14,000 के, और यहां पर आए कितने बताओ 6,000 की। ये आपकी लायबिलिटी है। इसको नोट करो फटाफट से, देख लो यकीन ना होता आपको 20 और ये 20 80 का एप्लीकेशन 20 लेने पड़ेंगे आपको, जो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक ने 80,000 के एप्लीकेशन किया ना आपके लिए, तो 80,000 के पब्लिक ने एप्लीकेशन किया तो 20,000 आपको लेने पड़ते। नोट करो इसको भी। इसमें मुझे एक केस और बना के देना, बस एक केस बनाते ये मेरा टॉपिक हो जाएगा खत्म। यानी कि इसका जो बैकग्राउंड था, जो बेसिकली कंसेप्चुअल चीजें थी, वो मेरी खत्म हो जाएंगी। एक अंडर राइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन रह गई है, जो मैं अगले पार्ट यानी अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, किस वाली लायबिलिटी पर होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करूंगा, और उसका एक एग्जाम्पल दूंगा। फिर आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंट्रियां क्या होंगी, वो उसके बाद क्लास में लेंगे। यानी नेक्स्ट इस क्लास और आने की 2 या 3 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका आने वाली में, क्योंकि आपकी स्टडी में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस तो ना के बराबर है, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ का इलस्ट्रेशन बना करके क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जिससे कंसेप्ट तो क्लियर हो कम से कम। इसको नोट करो एक बार फटाफट से। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन बेटा।